नृत्य समारोह। जुलाई के सबसे उष्ण दिन आ चुके थे जब कैलेंडर उस शनिवार पर पहुंचा जो मोरसेर्फ के नृत्य समारोह के लिए नियत था। रात्रि के 10 बजे थे। काउंट के उद्यान के विशाल वृक्ष उस आकाश के सम्मुख तीक्ष्ण रेखाओं में उभरे हुए थे जिस पर दिन भर मंडराते रहे तूफान के अंतिम बादल तंतु बहते चले जा रहे थे। और उनके हटते ही एक नीलिमा प्रकट हो रही थी जिस पर स्वर्ण तारों की छटा बिखरी थी। भूमि तल के कक्षों से संगीत के स्वर वॉल्ट्स और गैलोप की घूमती लइयों सहित सुनाई दे रहे थे और फारसी झिर्रीदार पर्दों की पट्टियों के बीच से प्रकाश की तीखी धाराएं बाहर फूट रही थीं। उद्यान इस समय केवल कुछ सेवकों के अधीन था जिन्हें अब भी अभी उनकी स्वामिनी ने रात्रि भोज सजाने का आदेश दिया था, क्योंकि मौसम के स्थिर सुधरते रूप को देखकर वह आश्वस्त हो गई थी। अब तक वह असमंजस में थी, भोजन कक्ष में परोसा जाए या लॉन के ऊपर तने लंबे कैनवास आवरण के नीचे। पर तारों से भरे इस सुंदर आकाश ने निर्णय लॉन और आवरण के पक्ष में कर दिया था। उद्यान पथ रंगीन दीपों से आलोकित थे जैसा इटली की परंपरा है, और भोजमेज मोमबत्तियों और पुष्पों से सजी थी जैसा उन सभी देशों में होता है जहां मेज सजाना एक कला माना जाता है, और जब वह पूर्णता से किया जाए तो विलास की दुर्लभतम वस्तुओं में गिना जाता है। जैसे ही काउंटेस द मोरसेर्फ ने अपने अंतिम आदेश दिए और भीतर लौटने को हुई, अतिथि कक्ष भरने लगे। लोग काउंट के पद से अधिक काउंटेस के मोहक आतिथ्य से आकर्षित थे। सब जानते थे ये आयोजन उन्हें कुछ ऐसे विवरण देगा जो या तो सुनाने योग्य होंगे या अनुकरणीय, क्योंकि मर्सेदेस की रुचि अत्यंत परिष्कृत थी। मैडम दांगलार उन घटनाओं से इतनी विचलित थीं जिनका वर्णन हम कर चुके हैं कि आने में संकोच कर रही थीं। पर उसी सुबह उनकी गाड़ी विल्फोर की गाड़ी से मिली। विल्फोर ने संकेत किया। दोनों गाड़ियां साथ रुक गईं और मुकुट अभियोजक ने खिड़की से कहा, आप मैडम दे मोरसेर्फ के यहाँ जा रही हैं। मेरा अनुमान है। नहीं, मैडम दांगलार ने उत्तर दिया, मैं पर्याप्त स्वस्थ नहीं। यह भूल होगी, विल्फोर ने अर्थपूर्ण दृष्टि से कहा। आपका वहां दिखना आवश्यक है। ओह, क्या आपको ऐसा लगता है? बैरोनेस ने पूछा। मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं जाऊंगी। और दोनों गाड़ियां अपने अपने मार्ग पर बढ़ गईं। तथापि मैडम दांगलार आईं, अपनी स्वाभाविक सुंदरता के साथ और चकाचौंध कर देने वाले वैभवपूर्ण वस्त्रों में। वह एक द्वार से प्रवेश कर ही रही थीं जब मर्सेदेस दूसरे से आईं। काउंटेस ने अल्बेर को मैडम दांगलार के स्वागत को भेजा। वह आगे बढ़ा, उनके परिधान की यथोचित प्रशंसा की और उनकी बांह लेकर उन्हें वहां ले चला जहां वह जाना चाहती थीं। साथ ही चारों ओर देखता हुआ, क्या आप मेरी पुत्री को खोज रहे हैं? बैरोनेस ने मुस्कुराकर पूछा। स्वीकार करता हूं, हाँ। आपने इतनी निर्दयता तो नहीं की कि उसे घर ही छोड़ दिया हो। चिंता न करें, वह मादेमोजेल दे विल्फोर से मिली जो उसे साथ ले गई। देखिए, वे दोनों हमारे पीछे हैं, दोनों श्वेत वेश में, एक के हाथ में कैमिलिया का गुलदस्ता, दूसरी के हाथ में फॉरगेट मी नॉट का। पर बताइए, और आप किसे खोज रही हैं? अल्बेर ने मुस्कुराकर पूछा। क्या आज साए मोंटे क्रिस्टो का काउंट नहीं आएगा? 17, अल्बेर ने उत्तर दिया। आपका क्या आशय है? मेरा अर्थ है, सब ठीक है, विस्काउंट हंसते हुए बोला। और आप 17वीं हैं जिन्होंने मुझसे यही प्रश्न पूछा है। काउंट अत्यंत लोकप्रिय है, मुझे उसे बधाई देनी चाहिए। और क्या आप सबको यही उत्तर देते हैं? आह, आप सही कहती हैं। मैंने उत्तर दिया ही नहीं। निश्चिंत रहें, हम उस युग पुरुष का स्वागत करने का सौभाग्य पाएंगे। क्या आप कल ओपेरा में थे? नहीं, वह था। सच? और क्या उस विलक्षण सिग्नोर ने कुछ असामान्य किया? क्या वह सार्वजनिक रूप से, अन्यथा
प्रकट हो सकता है। एल्सलर ले दियाब्ल बोइतियों में नृत्य कर रही थी। यूनानी राजकुमारी मुग्ध थी। कांचूचा के बाद उसने एक अद्भुत अंगूठी एक गुलदस्ते की डंठलों में फंसाकर उस मनोहर नर्तकी की ओर फेंकी, जो तीसरे अंक में पुनः उसी अंगूठी को उंगली में धारण कर प्रकट हुई। उसके सम्मान में। क्या उसकी यूनानी राजकुमारी भी यहाँ होगी? नहीं, आपको उसके बिना ही संतोष करना होगा। काउंट के साथ उसका स्थान कुछ अस्पष्ट है। अब मुझे छोड़िए और मैडम द विल्फोर को प्रणाम कीजिए, बैरोनेस बोली। मैं देख रही हूं, वह आपसे बोलने को उत्सुक हैं। अल्बेर झुककर मैडम दी विल्फोर की ओर बढ़ा, जिनके होंठ उसके पहुंचते ही खुलने लगे। मैं शर्त लगाता हूं, उसने बीच में कहते हुए कहा। मैं अनुमान लगा सकता हूं। आप क्या कहने जा रही हैं? अरे वाह, मैडम द विल्फोर बोली। यदि मैं सही हुआ तो स्वीकारेंगी? हाँ, अपने मान की शपथ। शपथ? आप पूछने वाली थीं, क्या मोंटे क्रिस्टो का काउंट आ चुका है या आने वाला है? कुछ भी नहीं। इस समय मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैं पूछने वाली थी, क्या आपको फ्रांस के विषय में कोई समाचार मिला? हाँ, कल। और उसने क्या लिखा? कि वह उसी समय प्रस्थान कर रहा है जिस समय पत्र लिखा। अच्छा, और अब काउंट? काउंट आएगा, चिंता न करें। क्या आपको झांत है उसका एक और नाम भी है मोंटे क्रिस्टो के अतिरिक्त? नहीं, मोंटे क्रिस्टो एक द्वीप का नाम है और उसका एक पारिवारिक नाम भी है। मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं आपसे अधिक जानता हूँ। उसका नाम जाकोने है। संभव है। वह माल्टी है। यह भी संभव। एक जहाज मालिक का पुत्र। अच्छा, तो आपको सबको बताना चाहिए। आपके पास बड़ा श्रोता वर्ग होगा। उसने भारत में सेवा की। थिसाली में उसकी रजत खान है और पेरिस आया है ऑनतुये में खनिज जल बेचने की योजना से। अब तो समय आ गया, मोरसेफ बोला। यह सचमुच समाचार है। क्या मैं इसे दोहरा सकता हूँ? हाँ, पर धीरे धीरे, एक एक बात, और यह कहे बिना कि यह मुझसे सुना। क्यों? क्योंकि यह लगभग रहस्य है जो मैंने खोजा है। कहाँ से? पुलिस से। और ये समाचार कहाँ जा रहा था? कल सायं प्रीफेक्ट के यहाँ। प्राधिकार इस असाधारण वैभव से विचलित थे, अतः पुलिस ने जांच की। हैं, तो आप काउंट को आवारा कहकर गिरफ्तार भी कर सकते थे, केवल इसलिए कि वह अत्यंत धनी है। और ऐसा हो भी सकता था यदि सूचना उसके पक्ष में इतनी अनुकूल न होती। बेचारा काउंट। क्या उसे झांत है वह किस संकट में था? मुझे नहीं लगता। वह बोला, उचित ही होगा उसे यह जानने दिया जाए। उसके आते ही मैं अवश्य करूंगा। उसी क्षण एक सुंदर युवक, चमकती आंखों, काले केशों और संवरी हुई मूंछों वाला, मैडम द विल्फोर को प्रणाम करने आया। अल्बेर ने हाथ बढ़ाया। मैडम, उसने कहा, मुझे आपको मक्सिमिलियन मोरेल से परिचित कराने का सम्मान है। सिपाही दल के कप्तान, हमारे श्रेष्ठ और सबसे बढ़कर वीर अधिकारियों में से एक। मुझे इस सज्जन से औतुये में मोंटे क्रिस्टो के काउंट के यहाँ मिलने का सौभाग्य पहले ही मिल चुका है। मैडम de विल्फोर ने स्पष्ट शीतलता के साथ मुख फेरते हुए उत्तर दिया। यह उत्तर और उससे भी अधिक उसका स्वर बेचारे मोरेल के हृदय को पीड़ा से भर गया, पर उसे एक सांत्वना मिली। मुड़ते ही उसने द्वार पर एक सुंदर पीला मुख देखा, जिसकी विस्तृत और मानवभाव शून्य आंखें उसी पर स्थिर थीं।
और फॉरगेट मी नॉट का गुलदस्ता अधरों तक उठा हुआ था। यह अभिवादन मोरेल ने भली भांति समझ लिया और उसने भी अपने रूमाल को अधरों तक उठा लिया। यद्यपि उसके चेहरे पर वही निश्चलता बनी रही। ये दो जीवित प्रतिमाएं जिनके हृदय मुखमंडल की संगमरमर सी शांति के भीतर तीव्र गति से धड़क रहे थे, कक्ष के दो छोरों से एक दूसरे को निहारते हुए क्षण भर को स्वयं को या कहें अन्य सभी को भूल गए। वे इस मौन ध्यान में लंबे समय तक डूबे रह सकते थे, बिना किसी के ध्यान दिए, यदि उसी समय मोंटे क्रिस्टो का काउंट प्रवेश न करता। जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी काल्पनिक आभा के कारण हो या उसकी स्वाभाविक उपस्थिति के कारण, जहां भी वह जाता सबका ध्यान आकर्षित करता। न उसका सादा काला कोट, चाहे कितना ही उत्कृष्ट कटाव का क्यों न हो, न उसकी सरल श्वेत वास्कट, न उसके सुघड़ पादों पर झंझी पतलून ध्यान खींचती थी, ध्यान खींचते थे। उसका श्याम वर्ण, उसके तरंगित काले केश, उसका शांत निर्मल मुख, उसकी गहरी विषादमयी दृष्टि और अंततः उसका सूक्ष्म रूप से गढ़ा हुआ मुख, जो सहज ही सार्वभौम अवमानना का भाव धारण कर सकता था। अधिक सुंदर पुरुष हो सकते थे, पर अधिक अर्थपूर्ण निश्चय ही कोई नहीं। उसके प्रत्येक अंग में अर्थ था, वजन था, क्योंकि दृढ़ चिंतन की आदत ने उसके मुख लक्षणों, उसकी अभिव्यक्ति और उसके लघुतम संकेत तक अतुल शक्ति और लचीलेपन का संचार कर दिया था। और भी पेरिस का हमारा समाज इतना विचित्र है कि शायद वह इन सब पर ध्यान ही न देता, यदि इसके पीछे एक रहस्यमय कथा और अपार संपत्ति का स्वर्णाभ आभामंडल न जुड़ा होता। जो भी हो, वह दृष्टियों और औपचारिक अभिवादनों की रेखा पार करता हुआ मैडम द मोरसेर्फ की ओर बढ़ा, जो अग्निकुंड के समीप खड़ी द्वार के सम्मुख लगे दर्पण में उसका प्रवेश देख चुकी थी और उसे ग्रहण करने को मुड़ रही थी। ठीक उसी क्षण जब उसने झुककर प्रणाम किया, उन्होंने संयत मुस्कान सहित घूमकर उसका स्वागत किया। निश्चय ही वह सोच रही थी काउंट कुछ कहेगा, और काउंट भी मानो उनकी वाणी की प्रतीक्षा कर रहा था, पर दोनों मौन रहे, मानो कोई साधारण वाक्य उनके लिए अनुचित हो। इस मौन अभिवादन के पश्चात मोंटे क्रिस्टो मुड़ा और अल्बेर की ओर बढ़ा, जो हाथ फैलाए उसकी ओर आ रहा था। आपने मेरी माता को देखा? अल्बेर ने पूछा। अभी अभी उन्हें प्रणाम करने का सम्मान प्राप्त हुआ, काउंट बोला। पर आपके पिता नहीं दिखे। वहां हैं, राजनीति पर चर्चा करते उन विशिष्ट व्यक्तियों के छोटे मंडल में। सच? मोंटे क्रिस्टो बोला। वे सज्जन जिन्हें मैं नीचे देख रहा हूं विशिष्ट हैं। मैं अनुमान न लगा पाता किस प्रकार की विशिष्टता। आप जानते हैं, अनेक प्रकार होती हैं। प्रथम, एक वैज्ञानिक, वह सूखा वृद्ध, उसने रोमन कैंपानिया में एक ऐसी छिपकली की जाति खोजी जिसकी एक कशेरुका अन्य सभी से अधिक है, और अपने आविष्कार की सूचना संस्थान को देने लौटा है। इस विषय पर लंबी बहस हुई, पर अंततः वही जीता। उस अतिरिक्त कशेरुका ने वैज्ञानिक जगत का ध्यान आकर्षित किया, और जो पहले लेजियोन ऑनर का शूरवीर था, अब अधिकारी बन गया है। अत्युत्तम, मोंटे क्रिस्टो बोला। यह अलंकरण अत्यंत युक्तियुक्त प्रतीत होता है, और यदि वह एक और अतिरिक्त कशेरुका खोज ले तो उसे कमांडर बना देंगे। संभवतः, मोरसेर्फ बोला। और वह दूसरा, जिसने नीले कोट पर हरे किनारे पहनने की विलक्षण कल्पना की, वह कौन सी जाति है? वह उसकी कल्पना नहीं, गणराज्य की थी, जो स्वयं को कलाकार समझता था और फ्रांसीसी अकादमी के सदस्यों को वर्दी देना चाहता था। अतः उसने दाविद से उसका विन्यास कराया। सचमुच तो वह सज्जन अकादमिक हैं। एक सप्ताह से। और उनकी विशेषता, मेरा ख्याल है, वह खरगोशों के सिर में सुइयां चुभाता है, मुर्गियों को मदर खिलाता है और कुत्तों की मेरुदंड रचना पर प्रयोग करता है। और इस कारण वह विज्ञान अकादमी में है। नहीं, फ्रांसीसी अकादमी में। पर उसका उससे क्या संबंध?
बताता हूँ, वह निस्संदेह उसके प्रयोगों ने विज्ञान को उन्नत किया होगा। नहीं, पर वह उन्हें अत्यंत सुंदर शैली में लिखता है। यह तो उन खरगोशों के आत्मसम्मान के लिए संतोषजनक होगा, जिनके सिरों में वह सुइयां चुभाता है। उन मुर्गियों के लिए, जिनकी अस्थियां वह लाल करता है। और उन कुत्तों के लिए, जिनकी रीढ़ पर वह खेती करता है। काउंट बोला। अल्बेर हंस पड़ा। और वह तीसरा? काउंट ने पूछा। कौन? तीसरा। कॉर्नफ्लावर नीला कोट? हाँ। काउंट का एक सहकर्मी, जिसने उच्च सदन में सदस्यों को वर्दी देने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। उसके भाषणों की बहुत प्रशंसा हुई। उदारवादी प्रेस उससे अप्रसन्न थी, पर दरबार की इच्छा के विरोध ने उसे पुनः प्रिय बना दिया। और कहा जाता है, उसे राजदूत बनाया जा सकता है। उसे पियर की उपाधि किस आधार पर मिली? उसने 2-3 हास्य ओपेरा लिखे हैं, ले सिएक्ल के विरुद्ध 4-5 मुकदमे लड़े हैं और 5-6 बार सरकार के पक्ष में मतदान किया है। वाह, विस्काउंट! मोंटे क्रिस्टो हंसते हुए बोला। आप बड़े मनोहर मार्गदर्शक हैं। अब क्या आप मेरे लिए एक कार्य करेंगे? क्या? इन सज्जनों से मेरा परिचय मत कराइए, और यदि वे स्वयं परिचय चाहें, तो पहले से मुझे सावधान कर दीजिए। उसी क्षण उसे अपनी बांह पर एक हाथ का स्पर्श अनुभव हुआ। उसने मुड़कर देखा। तांगलार था। आह, आप हैं बैरन? उसने कहा। आप मुझे बैरन क्यों कहते हैं? दांगलार बोला। आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने उपाधि से कोई मोह नहीं। आपके विपरीत, विस्काउंट। आपको तो अपने से है, मेरा अनुमान है। निस्संदेह, अल्बेर बोला, क्योंकि यदि मैं विस्काउंट न होता तो कुछ भी न होता, जबकि आप अपनी बैरन की उपाधि त्याग दें तो भी करोड़पति रहेंगे। और हमारे जुलाई राजतंत्र में मुझे यही उपाधि सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है, दांगलार बोला। दुर्भाग्य से, मोंटे क्रिस्टो बोला, मनुष्य जीवन भर करोड़पति नहीं रह सकता, जैसे बैरन, पियर या अकादमिक रह सकता है। फ्रैंकफर्ट के करोड़पति फ्रैंक और पुलमान को देखिए, जो अब भी अभी दिवालिया हो गए। सच? दांगलार पीला पड़ते हुए बोला। हाँ, समाचार मुझे आज साएं ही दूत द्वारा मिला। मेरे भी लगभग 1 मिलियन उनके पास थे, पर मुझे समय रहते चेतावनी मिल गई और मैंने 1 माह पूर्व ही अपनी राशि निकलवा ली। हे भगवान! दांगलार बोला। उन्होंने मुझ पर 2 लाख फ्रांक का ड्राफ्ट निकाला था। तो आपको चेतावनी मिल गई? उनकी हस्ताक्षर प्रतिष्ठा 5% की रह गई है। पर चेतावनी बहुत देर से आई, दांगलार बोला। मैं उनके ड्राफ्ट का भुगतान कर चुका हूं। तो अब? मोंटे क्रिस्टो बोला। 2 लाख फ्रैंक चले गए। चुप! दांगलार फुसफुसाया। ऐसी बातों का उल्लेख न करें। फिर पास आकर जोड़ा। विशेषकर युवा कवालकांति के सामने नहीं। और वह मुड़कर उस युवक की ओर मुस्कुराया। मोरसेर्फ काउंट को छोड़ अपनी माता से वार्ता करने चला गया था। दांगलार युवा कावालकांति से बोलने लगा, और एक क्षण के लिए मोंटे क्रिस्टो स्वयं को अकेला पाया। उष्णता अब असह्य होने लगी थी। परिचारक कक्षों में फलों और शीतल व्यंजनों से भरी तश्तरियां लिए घूम रहे थे। मोंटे क्रिस्टो ने रूमाल निकाल पसीने से भीगा मुख पोंछा, पर जब तश्तरी उसके समीप से गुजरी, वह पीछे हट गया और कुछ भी ग्रहण न किया। मैडम, द मोरसेर्फ की दृष्टि एक क्षण को भी उससे न हटी थी। उन्होंने तश्तरी को अनछुई गुजरते देखा, और उसके हटने का भाव भी। अल्बेर, उन्होंने कहा, क्या तुमने कुछ देखा? क्या माता? काउंट ने कभी तुम्हारे पिता के यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। हाँ, पर उसने मेरे यहाँ दोपहर भोज स्वीकार किया था, जब उसने समाज में प्रथम प्रवेश किया। तुम्हारे यहाँ और काउंट के यहाँ?
एक समान नहीं, मर्सिडीज बुदबुदाई। मैं उसके आने से अब तक उसे देख रही हूं। तो उसने अब तक कुछ भी न खाया, न पिया। वह अत्यंत संयमी है। मर्सिडीज हल्की विषादपूर्ण मुस्कान से बोली। उसके पास जाओ और अगली बार तश्तरी आए तो आग्रह करो। क्यों, माता? मेरे लिए? अल्बेर! अल्बेर ने उनकी हथेली चूमी और काउंट के समीप जा खड़ा हुआ। दूसरी तश्तरी ये आई, अन्य सबकी भांति भरी हुई। उन्होंने देखा, अल्बेर आग्रह कर रहा है, यहां तक कि उसे एक शीतल व्यंजन भी दे रहा है, पर काउंट अडिग रहा। अल्बेर लौट आया। वह अत्यंत पीली थीं। देखा, उन्होंने कहा। उसने अस्वीकार कर दिया। आप क्यों चिंतित हैं? तुम जानते हो, हम स्त्रियां विचित्र होती हैं। मैं प्रसन्न होती यदि वह मेरे यहाँ कुछ ग्रहण करता, चाहे अनार का एक दाना ही क्यों ना। पर शायद वह फ्रांसीसी रीति का अभ्यस्त नहीं, या उसे किसी विशेष वस्तु की रुचि हो। नहीं, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं, इटली में मैंने उसे सब कुछ छकते देखा। संभव है आज अस्वस्थ हो, क्योंकि वह सदैव उष्ण देशों में रहा है। काउंटेस बोली। वह अन्य लोगों की अपेक्षा गर्मी से कम प्रभावित होता होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने कहा, यहां दम घुटता है, और पूछा, जब खिड़कियां खुली हैं तो झरोखे भी क्यों नहीं खोले जाते? हाँ, मर्सिडीज बोली। यह जानने का एक उपाय है कि उसका संयम जानबूझकर है या नहीं। वह कक्ष से निकल गई और क्षण भर बाद झरोखे खुल गए और चमेली व क्लेमाटिस की लताओं के बीच से दीपों से आलोकित समूचा उद्यान और शामियाने के नीचे सजा भोजन दिखाई देने लगा। नृत्य स्थल के पुरुष और स्त्रियां, खेलने वाले, वार्तालाप करने वाले, सब उल्लास से पुकार उठे। उनकी प्यासे फेफड़ों ने भीतर उमड़ती वायु को मानो पी लिया। उसी समय मर्सिडीज पुनः प्रकट हुई, पहले से भी अधिक पीली, पर मुख पर एक विलक्षण दृढ़ता का भाव लिए, जो कुछ विशेष क्षणों में उभरता था। वह सीधे अपने पति के मंडल तक गईं और बोली, काउंट, कृपया इन सज्जनों को यहां रोके न रखें। यदि वे पत्ते नहीं खेल रहे, तो मुझे विश्वास है वे यहां घुटने की अपेक्षा उद्यान की वायु लेना पसंद करेंगे। ओह, एक अत्यंत विनीत वृद्ध जनरल बोला, हम अकेले उद्यान में नहीं जाएंगे। अच्छा, मर्सिडीज बोली, तो मैं उदाहरण प्रस्तुत करती हूं। और वह मोंटे क्रिस्टो की ओर मुड़ी। काउंट, कृपया मुझे अपना हाथ देने का सम्मान दें। इन सरल शब्दों को सुनते ही काउंट मानो डगमगा गया। फिर उसने एक क्षण मर्सिडीज की ओर देखा। वह क्षण बिजली चमक जितना अल्प था, पर काउंटेस को शताब्दी समान लगा। इतनी तीव्रता उस एक दृष्टि में थी। उसने अपना हाथ प्रस्तुत किया। उन्होंने उस पर हल्के से हाथ रखा और दोनों फ्रांसीसी झरोखों से बाहर उतरती सीढ़ियों में से एक से नीचे चले, जिन्हें रोडोडेंड्रॉन और कैमिलिया घेरे हुए थे। दूसरी सीढ़ी से लगभग 20 अतिथि उल्लास ध्वनि करते हुए उनके पीछे उद्यान में उतर गए।